हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा यह वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो उसे कैसे बचा जाए, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में और उस क्लासिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों लास्ट में हम जानेंगे कि डॉक्टर कैसे इसका ट्रीटमेंट करता है, कौन कौन सी दवाई देता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसके ट्रीटमेंट में कैसे आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में और इन्हीं सब ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। व्हेन ए हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन ए क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट, ए कंडीशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या विच इज आल्सो नोन एज हार्ट फेलियर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है और ब्लड में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हीट मौजूद रहती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। तो दोस्तों अगर ये हमारा हार्ट जो है लंबे समय से इसको काम करना बंद कर दे, निरंतर रूप से काम ना करता हो, तो शरीर में खून की जो पर्याप्त मात्रा है उसको पूरा करने में यह नाकाम होता है। इस केस में हमारा जो हार्ट है ये काम करना बंद कर देता है, इसकी धड़कन रुक जाती है, तो इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जानते हैं उसके कुछ लक्षण के बारे में कि उसके लक्षण कॉज क्या हो सकते हैं। पहला पहला कारण यह है कि जो आर्टरी हमारे हार्ट मसल को ब्लड पहुंचाती है उसका पतला हो जाना, उसका पतला हो जाना है या तो थिक हो जाना। तो दोस्तों उस कारण से हमारे ब्लड की मसल को पूरी तरह से हार्ट की मसल को पूरी तरह से ब्लड नहीं मिल पाता, तो आपके हार्ट फेल होने का खतरा होता है। तो दूसरा है एनी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी हार्ट डिफेक्ट पहले से हो तो इस केस में भी आपके हार्ट या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का खतरा हो सकता है। तीसरा है दोस्तों एंडोकार्डिटिस और मायोकार्डिटिस। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मायोकार्डिटिस होता क्या है। और चौथा है दोस्तों कार्डियोमायोपैथी। इस केस गाइस जो पेशेंट की हार्ट मसल है वो डाइल्यूट होने लगती है, ज़्यादा चौड़ी होने लगती है, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता और इस केस में हम पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो गाइस जो पांचवा हमारा जो कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें कंजेस्टिव या पेशेंट को कोई किसी भी इंसान को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का खतरा रहता है, तो वो होता है एनी लॉन्ग टर्म हार्ट वाल्व डिजीज़। जो कि हार्ट वाल्व डिजीज़ होती है जो लंबे समय से चलती रहती है, तो आपको इसका खतरा हो सकता है। तो गाइस अगला कारण यह हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का ज़्यादा खतरा होता है या हार्ट फेल होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट के पिछले या कभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो या कभी हार्ट अटैक आया हो, तो उस पेशेंट को ज़्यादा खतरा होता है हार्ट फेल होने का या हार्ट अटैक दोबारा आने का। तो गाइस आगे हम बात करेंगे उसके सिम्टम के बारे में, लक्षण के बारे में कि कैसे हम पहचानें कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की दिक्कत है। तो दोस्तों सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग, थकान और उसकी सांस जो है प्रॉपर वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी और थकावट सी महसूस होगी, वह थका हुआ पूरा आपको दिखाई देगा और उसकी जो सांस लेने की क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी दोस्तों, वो सही से सांस नहीं ले पाएगा। इंक्रीज यूरिनेशन और अगला है स्वेलिंग और एडिमा। जी हाँ दोस्तों, उसके जो यूरिनेशन जो पेशाब है वो बार बार आने लगेगा, ज़्यादा आने लगेगा, वो बार बार बाथरूम की तरफ भागेगा पेशाब करने के लिए और उसका जो पैर है वो फूल सकता है, एडिमा हो सकता है। आप उसके पैर पे अगर उंगली रखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें पानी ऐसा भरा हुआ है। तो दोस्तों यूरिनेशन भी ज़्यादा होगा और बार बार वो बाथरूम भी जा सकता है।
ट्रीटमेंट। अब उसके उपचार के बारे में दोस्तों, कि इसका उपचार क्या है, क्या हम कर सकते हैं इस केस में, क्या दवाइयाँ चलती हैं, सब उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट एक्सरसाइज व्यायाम शुरू कर देना चाहिए सुबह कम से कम 1 डेढ़ घंटा। और दोस्तों अवॉइड स्मोकिंग, अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्मोकिंग तुरंत स्टॉप कर दे, उसको तुरंत रोक दे। अगला है दोस्तों वेट लॉस। अगर आपका वेट ज़्यादा है आपके एज के हिसाब से, तो आप वेट लॉस, आप अपना वेट कम करें, ताकि आपको आगे जाके कोई कोई ऐसी दिक्कत ना हो आपके मोटापे की वजह से या तो आपके फैट की वजह से। दोस्तों फैट की वजह से भी हमें हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता अगर उसमें ज़्यादा फैट जमा हो तो। और चौथा है दोस्तों लो सोडियम डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको नमक कम कर देना चाहिए और उसको बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, बहुत हल्का आपको नमक लेना चाहिए। अब उसका कुछ ड्रग ट्रीटमेंट है, दवाओं से उपचार जो कि होता है, उसके कुछ क्लासिफिकेशन है, आज हम जानेंगे उन्हीं सब क्लासिफिकेशन के बारे में, उन्हीं सब ड्रग्स के बारे में। तो पहला है क्लास ड्रग विद पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट, और उसमें सब क्लास है उसकी, जो उसकी सब क्लास है। पहला है ग्लाइकोसाइड, दूसरा है फास्फोडाइट्रेज इनहिबिटर, तीसरा है बीटा एनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, पहला जो आप सब क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसमें था ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन जो जो दो ड्रग्स हैं ये बहुत उपयोगी है इस केस में। और दूसरा उसका सब क्लास है जो फास्फोडाइट्रेज इनहिबिटर, आपने देखा था उसमें है एमिरोन और मिलिरिनोन, जो दो ड्रग्स हैं, जो दो इंजेक्शन है, इस केस में उसका यूज हो सकता है। तीसरा है उसका सब क्लास बीटा एडरेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसमें आता है डिबेटामाइन और डोपामाइन। डोपामाइन जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है दोस्तों, बहुत काम आता है इसका, अब बहुत से केस में काम आता है। और दूसरा क्लास उसका है ड्रग विदाउट पॉजिटिव इंट्रोपिक इफेक्ट, इसमें सब क्लास है डायरेटिक, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, और चौथा है वैसोडाइलेटर। जी हाँ दोस्तों, ये सब इसके सब क्लास है। और जो दो लिखा हुआ है दूसरा है ड्रग विदाउट पॉजिटिव इंट्रोपिक, ये उसकी क्लास है। और जो चार नीचे हैं ये सब क्लास हैं दोस्तों। तो पहले सब क्लास में है पहला डायरेटिक्स, जो कि हाँ डायरेटिक्स में थायाजिन और फिरोसेमाइड। दूसरा जो सब क्लास है दोस्तों एजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसमें एसीई इनहिबिटर आप दे सकते हैं, जिसमें लोजार्टेन और ये सब जो लिखी हुई है सारी ड्रग्स आप इसमें दे सकते हैं एसीई इनहिबिटर में, जो कि एंजियोटेंसिन में आता है दोस्तों। यह बहुत ही अच्छी ड्रग्स होती है। इस क्लास की ड्रग ज़्यादा डॉक्टर यूज़ करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं आपको इस केस में। तो दोस्तों ये थी उसके क्लासिफिकेशंस और उसके सब क्लासिफिकेशन के बारे में। और तो दोस्तों दूसरे का सब क्लासिफिकेशन सी, जिसमें बीटा एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। इसमें हम ड्रग्स बिसोप्रोलोल, कार्वेडिलोल, मेटोप्रोलोल ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे सी में आता है। और दूसरे का जो चौथा सब क्लास है डी है, उसका वैसोडाइलेटर सब क्लास दोस्तों है, जिसमें हम नाइट्रेट और हाइड्रोलाजीन और बाकी सब दवाएं जो इसमें वैसोडाइलेटर में आती हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि दूसरे का चौथा सब क्लास है। और इसमें इंजेक्शन भी बहुत आते हैं, इसको डॉक्टर ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं वैसोडाइलेटर का, जो कि बहुत बहुत उपयोगी होता है कंजक्टिव हार्ट फेलियर के केस में। और दोस्तों हम जान चुके हैं क्लासिफिकेशन और उसके सब क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब हम जानेंगे डॉक्टर ट्रीटमेंट की, डॉक्टर इस केस में कैसे ट्रीटमेंट करता है अगर किसी पेशेंट के कंजक्टिव हार्ट फेलियर आ गया हो। तो सबसे पहले वो आपको ऑक्सीजन लगाएगा। और दूसरा है अगर आप कोई NSAID ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको तुरंत वो बंद करवाएगा, जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक और एस्पिरिन। कोई भी NSAID ड्रग जो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो उसको तुरंत स्टॉप कर दीजिएगा, उसको तुरंत रोक दीजिएगा, जो डॉक्टर आपको बताएगा भी। और तीसरा साल्ट फ्री डाइट लेनी होगी, अवॉइड करना होगा ज़्यादा खाने को। और ज़्यादा दोस्तों जितना भी हो सके इस केस में डॉक्टर मना करेगा कि आप पेशेंट नमक कम खाए और ज़्यादा खाना ना खाए, जैसे कि तली भुनी हुई चीज़ ज़्यादा ना खाए, बाहर का ज़्यादा ना खाए,
तली भुनी हुई चीज़ कम खाएँ, नमक का सेवन कम करें और मीट मछली का सेवन बहुत कम करें। उसमें कुछ दवाई चलती है जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। उसमें सबसे पहले है लैसिक्स और टैबलेट कार्डिवास जो कि बीटा ब्लॉकर है, और एक है जो लैसिक्स है वो डायरेटिक है, और तीसरा टैबलेट जो कि इस केस में दे सकते हैं कार्डियक और टैबलेट लेनॉक्सिन एक दे सकते हैं डेली 6 दिन हफ्ते में दे सकते हैं। और उसका हम पल्स रेट चेक करेंगे ब्रेडिकार्डिया कि उसका दिल तेज़ तो नहीं धड़क रहा है, या तो हार्ट सही काम तो नहीं कर रहा है। हार्ट अगर सही काम कर रहा है तो ठीक है, तो उसके लिए कुछ अलग से दवाई देंगे, और इर्रेगुलर अगर रिदम रहेगी तो दोस्तों उसके लिए कुछ अलग से भी दवा देंगे जो कि इर्रेगुलर रिदम को कंट्रोल करेगी। उसके अतिरिक्त उपचार क्या है जो कि एडिशनल ट्रीटमेंट है दोस्तों, टैबलेट लेमिटिल इफ एसोसिएट एचआईडी और पल्मोनरी कंजेशन टैबलेट डाइटॉल जो कि यह बहुत सेवर कंडीशन में दिया जाता है दोस्तों। अगर पेशेंट ज़्यादा मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन है उसमें दिया जाता है। डाइटॉर 10 mg का, आप डाइटॉर 5 mg का भी यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट काम्पोज 5 mg का भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सब मेडिसिन है जिसमें को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्यूट है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है पेशेंट को, और पेशेंट सही से सांस नहीं ले पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो इंजेक्शन फाइलिन प्लस 25% ग्लूकोज जो कि 10 ml में दे सकते हैं स्लोली। आईवी इसका यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इंजेक्शन डेरिफाइलिन का भी यूज़ कर सकते हैं आईवी। दूसरा है दोस्तों इंजेक्शन लैसिक्स 2 ml स्लोली दे सकते हैं, या तो इंजेक्शन सेटिल जो कि एंटीबायोटिक है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के लिए, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसको आप ऑक्सीजन दें बाई नज़ल मास्क के ज़रिए, और रेफ़र कर दें किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बड़े हॉस्पिटल में। अगर उस डॉक्टर की बस की बात नहीं होती तो दोस्तों वह रेफ़र कर देता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, सारे आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट के बाद उसके बाद पेशेंट को चेक करेगा और अपना जो ट्रीटमेंट चलाएगा, वो जो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।